हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ री एग्ज़ाम के लिए इस क्लास में 38% शामिल है। हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और सभी अच्छे लेवल के पर्सन हैं इस क्लास में। यदि आपको आर ओ री एग्ज़ाम निकालना है तो इस प्रकार के पर्सनों को कवर करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, कुछ पर्सन इस पर क्लास में करंट अफेयर के भी हमने शामिल किए गए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? वार्टेस, जननांगी हर्पीज, टिटनेस, डेंगू। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। टिटनेस जीवाणु जनित रोग है। तो याद रखेंगे कि वार्टेस ये वायरस जनित रोग होता है और हर्पीज और डेंगू को तो हम जानते ही हैं कि ये वायरस जनित रोग हैं। प्रत्येक पर्सन को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 2, विटामिन सी के संदर्भ में विचार करें। सत्य कथन की पहचान करें। यह विटामिन विभिन्न आहार स्रोतों से लोहे के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुरोंदा में विटामिन सी और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। यहाँ पर फर्स्ट व सेकंड दोनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। कुरोंदा में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो विटामिन सी मौजूद होता है और कुरोंदा में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, विटामिन ए। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं, तो उनका यहाँ पर हमको नाम बताना है। वीरेंद्र सिंह वत्स, डॉक्टर दिलीप कुमार, आर के विश्वकर्मा, राजेंद्र सिंह। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विकल्प है, आर के विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। 11 मार्च 2024 को डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है। यह उड़ान प्रशिक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया है। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो केवल यहाँ पर पहले वाला विकल्प सही है। तो केवल फर्स्ट कथन यहाँ पर सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। एक अच्छा प्रश्न है ये। अग्नि 5 जो कि मिशन दिव्य स्तर के तहत MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित स्वदेश विकसित मिसाइल है ये। और अग्नि 5 की मारक क्षमता तो आप सभी जानते ही हो, 5000 किमी होती है। और दोस्तों इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। 27 फरवरी 2024 को किस बल्लेबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा खिलाड़ी है जिसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विकल्प है, जॉन निकोल लोफ्टी-ईटन। प्रश्न नंबर लगाइए 7। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन का यहाँ पर हमको चयन करना है। 27 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा, कौशल और उद्यमिता विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। यह प्लेटफॉर्म व्यवहारिक शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता, नौकरी केंद्रित और व्यवहारिक प्रशिक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्लेटफॉर्म उच्च शिक्षा के 43 मिलियन छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को जोड़कर कक्षा की पहुंच का विस्तार करेगा। देखिए यहाँ पर क्या तीनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं या फिर कोई कथन आपको गलत नज़र आ रहा है? इसी प्रकार के प्रश्न भाई आरओ परीक्षा में बनेंगे, तो इन्हें देख करके क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। सभी कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने और यह प्लेटफॉर्म व्यवहारिक शिक्षा, रोजगार, उद्यमता, नौकरी पर केंद्रित है और 43 मिलियन छात्रों को, कामकाजी पेशरों को
कामकाजी पेशरों को जोड़कर कक्षा की पहुंच का जो है विस्तार करेगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 8। निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। गन्ने की फसल को तैयार होने में 2 वर्ष लगता है। मूंगफली खरीफ की फसल के अंतर्गत शामिल है। तो सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। फर्स्ट व थर्ड वाले पॉइंट यहाँ पर सही है। गन्ने की फसल को तैयार करने में लगभग कितना समय लगता है? 1 वर्ष का जो है समय लगता है, जबकि जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है? गल्फ स्ट्रीम दिया गया है, क्यूरोशियो दिया गया है और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट दिया गया है, पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट दिया गया है। एक यहाँ पर समुद्री जलधारा भिन्न है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो सही आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट, जो कि एक ठंडी जलधारा है। किस प्रकार की जलधारा है ये? समुद्री ठंडी जलधारा है, जबकि ये ऊपर की ये तीनों समुद्री गर्म जलधारा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, तो याद रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम तो हम सभी जानते हैं कि ये गर्म जलधारा होती है। क्यूरोशियो को भी याद रखना है कि यह गर्म है, और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट को भी याद रखना है कि गर्म है। और डी वाले को याद करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए पश्चिमी, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं। पश्चिमी पवन, पश्चिम की तरफ से जब पवनें चलती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा महसूस होता है कि आपको जो है एक अच्छी ठंड वाली हवाएं फील हो रही हैं, तो आपको जो अच्छा महसूस होता है। जबकि गर्म हवाएं जो है पूरब से चलती हैं तो गर्मी जो है पैदा करती हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाया है तो सही रहेगा, तो डी ही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? दुग्धमापी लैक्टोमीटर, आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, द्रव घनत्व मापी हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर है। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। जो कार्य करते हैं उनको नोट कर लेना है। एक तो लैक्टोमीटर को, एक हाइड्रोमीटर को, एक पनडुब्बी। पनडुब्बी को तो हम सभी जानते हैं कि ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 11 है, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न जो फिजिक्स से न्यूमेरिकल टाइप आपको परीक्षा में देखने को मिला था, तो यहाँ पर हमको आंसर लगाना है कि कौन सा विकल्प सही आएगा। तो ऊर्जा पूछा गया है, तो ऊर्जा फॉर्मूला लगाइए U बराबर mgh। U बराबर mgh क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर h का मान दिया गया है 8। कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। और m आपको दिया गया है 20 किलोग्राम, तो 20 यहाँ पर रख दीजिए। और g का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो आप इसकी गुना कर लीजिए। तो कितना आएगा यहाँ पर? 8 दूनी 16 और डबल जीरो लगा दीजिए। उसके बाद आंसर क्या बनेगा आपका प्रश्न का? ये हो जाएगा 1600 जूल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रक्त के विषय में असत्य कथन की पहचान करें। तो रक्त के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त में तंतुबंध होते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कर्णिकाएं WBC होती हैं। हीमोग्लोबिन में हिम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। देखिए यदि आप जानते होंगे, पहला पॉइंट तो जानते ही होंगे कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, और डी वाला पॉइंट भी जानते होंगे कि रक्त में हिम नामक वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो बी और सी में आंसर है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। ये पॉइंट अच्छा है, इसको नोट कर लेना है या याद रखना है। ये मानव रक्त में सबसे बड़ी कर्णिकाएं WBC की होती हैं। देखिए वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो भाई हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आपको लाइक करना है जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और हमको भी लगे कि हम आपको जो अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। तो भाई वीडियो को झट से लाइक शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 13, भारत में सूची फर्स्ट वन प्रकारों को सूची सेकंड प्रदेशों से
सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट में वन प्रकार है और सूची सेकंड में प्रदेश दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये मिलेंगे आपको सह्याद्री, शिलोंग, पठार, सह्याद्री में। तो ए का यहाँ पर 2 आएगा। ए का 2 तो केवल ऑप्शन सी में ही है, तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा। मानसून, मानसून प्रकार के वन छोटा नागपुर, पठार, शिवालिक में। शीतोष्ण, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी में शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। और कच्छ, मैंग्रोव, पश्चिमी बंगाल तराई क्षेत्र में जो है मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आंसर तो सी ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। प्रश्न नंबर ये 14 है। मई 2024 में जारी, मई 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संबंध में विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है। देखिए, ये प्रश्न पूछा नहीं जाता का एग्जाम में, पूछा जाता है 100%। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भाई करंट में अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी कि सूचकांक से 1% 100% एग्जाम में बनता ही है, तो उसको हमको तैयार कर लेना है। यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया है, तो बिल्कुल सही बात है। इस सूचकांक में शामिल कुल 80 देशों में से भारत की रैंकिंग 159वीं है। तो ये आपको देखना है कि क्या 159वीं ही रैंक है भारत की 180 देशों में। इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है और इरिट्रिया अंतिम पायदान पर है। तो आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, या ऑप्शन सी आएगा, या ऑप्शन डी आएगा। तो यहाँ पर जो है तीनों ही कथन सही है, तो डी राइट आंसर है। जरूर याद रखेंगे कि भारत की रैंक जो है 159वीं है और इस सूचकांक में नॉर्वे जो है लगातार कई वर्षों से शीर्ष स्थान ही प्राप्त किए हुए है और इरिट्रिया जो कि अंतिमवें पायदान पर है इस सूचकांक में। आर ओ ललित स्टडी 105 को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो ऑथेंटिक ही देखने को मिलेंगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कालिदास, रघुवंश दिया गया है, भास, स्वपन वास दत्तम दिया गया है, सुबुध, सुबंधु, कादम्बरी और हर्ष रत्नावली। सही नहीं है ऑप्शन सी। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक जो है बाण भट्ट हैं, तो यहाँ पर बाण भट्ट होना चाहिए था। चलिए, और रत्नावली तो आप जानते ही हो, हर्ष द्वारा रचित है यह पुस्तक। प्रश्न नंबर लगाते हैं 17। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। खिलजी वंश दिया गया है, लोधी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो दिल्ली पर शासन किया था, इनका यहाँ पर सही क्रम लगाना है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश आएगा, फिर आपका आएगा सैयद वंश और लास्ट में आता है लोधी वंश। तो दिल्ली पर जो शासन किया था ये आपके 5 वंश थे, जिसमें पहला गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर आपका आता है तुगलक वंश आता है, फिर आपका आता है सैयद वंश, फिर आता है लोधी वंश। यदि आपको इनके सन पता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं एक बार, ताकि प्रश्न यदि बनेगा तो कर लेंगे। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने जो है शासन किया था। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया था। फिर आता है आपका तुगलक वंश, जिसने जो है 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया था। सैयद वंश ने 1414 से शासन किया था, 1450 तक इसने शासन किया था। और फिर लोधी वंश ने 1451 से लेकर के
1926 तक जो है शासन किया था। इस प्रकार हमने जो है इस प्रश्न पर नज़र डाली है। इनके सनों को यहाँ पर हमने अच्छे से जो है मेंशन किया है, तो जब प्रश्न आएगा तो थोड़ा याद रहेगा भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1906 में मिल्टो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की, संयुक्त निर्वाचक वर्ग की, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना करने के लिए मिल्टो से शिमला में जो है मुसलमानों के शिष्टमंडल ने 1906 में मुलाकात की थी। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। तो बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर 20 मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में प्रसिद्ध मंदिर हैं और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। तो एक मंदिर से भी प्रश्न देखने को मिला था एग्जाम में। विद्याशंकर मंदिर किस राज्य में है और राजरानी मंदिर किस राज्य में है? कंदारे महादेव मंदिर तो जानते ही होंगे किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो सी का 3 है और सी का 3 तो ऑप्शन ए में भी मेंशन है, ऑप्शन सी में भी मेंशन है। और राजरानी मंदिर ये आपका है उड़ीसा राज्य में। तो बी का भी 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 4 है बी का। अब आप जो फंस गए हैं, या तो आपको पता होना चाहिए कि विद्याशंकर मंदिर किस राज्य में है, या फिर भीमेश्वर स्वामी मंदिर पता रहना चाहिए कि ये किस राज्य में है। तो विद्याशंकर मंदिर जो है कर्नाटक में है। ए का 2 आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और भीमेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो देखिए उचित पॉइंट लगने पर उसको नोट कर लेना है। विद्याशंकर मंदिर, तो विद्याशंकर मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। विद्या को आपको क्या करना है? अर्जित करना है। विद्या अर्जित करना है, तो याद रखेंगे कर्नाटक। प्रश्न नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा दिया गया है। जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ दिया गया है। लड्डू नगरी संडीला हरदोई दिया गया है। और हींग व गुलाल नगरी फिरोजाबाद दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आंसर जो इसका लगाइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी विकल्प। हींग व गुलाल नगरी के लिए फिरोजाबाद नहीं आएगा। क्या आएगा इसके लिए? हाथरस जो है आएगा। गुलाल को जो है हाथ से लगाइएगा। ठीक है भाई, ऐसे आप याद रख सकते हो। हींग व गुलाल नगरी किसको कहा जाता है? हाथरस को जो है कहा जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को मिलाते हुए दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में मंदिर दिए गए हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर स्थान दिए गए हैं। तो आपको सही से मिलान करना है भाई। भरगू मंदिर कहाँ पर है ये आपको पता रहना चाहिए। चाइना मंदिर, यह तो एग्जाम में भी पूछा गया था। तो चाइना मंदिर कहाँ पर है? यह आपका है श्रावस्ती में। तो बी का 1 आएगा और बी का 1 ऑप्शन सी और डी दोनों में ही है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोनों ऑप्शन में, तो डी का 3 दिया गया है। यदि नहीं भी पता तो भी पता चल चुका है कि डी का 3 है। रजा लाइब्रेरी ये आपकी है रामपुर में। तो डी का 3 हो चुका है। अब आपको पता रहना चाहिए कि भरगू मंदिर कहाँ पर है और व्यास टीला कहाँ पर है। वही आंसर को जो है लगा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 50-50 चांस हो चुका है कि सी लगाएं या डी लगाएं। तो भरगू मंदिर आपका बलिया में है। ए का 2 आएगा और व्यास टीला जालौन में है। सी का 4 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। देख कितना अच्छा प्रश्न है ये। तो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों को जो सिलेक्ट करते हैं और थोड़ी मेहनत लगती है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करो। निम्नलिखित में से कौन सी 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार कि भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है। कितने प्रतिशत रही है? तो ये रही है 17.70%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है।
आप जानते होंगे कि भारत की 10 के वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है सर्वाधिक? ये आपका है मेघालय राज्य है। और जबकि न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाला राज्य भी आपको पता रहना चाहिए, ये पता भी होगा, नागालैंड है। नागालैंड है, जहाँ पर नकारात्मक देखी गई थी -0.6%। और मेघालय की जो है 27 पॉइंट कुछ है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं हम 24। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसे कृष्ण देवराय के दरबार में भेजा था? तो कृष्ण देवराय के दरबार में अल्बुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने के लिए किसे भेजा था? बारबोसा दिया गया है, डोमिंगो पायस दिया गया है, फादर लुई दिया गया है और मनुची दिया गया है। देखिए मनुची तो नहीं आएगा क्योंकि ये अकबर के काल संबंधित है, मुगल शासन से संबंधित है। इन तीनों में जो है आंसर है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो सही चुना है, फादर लुई को जो है भेजा गया था। याद रखना है भटकल में कारखाना खोलने के लिए, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, क्योंकि बारबोसो और डोमिंगो पायस ये भी कृष्ण देवराय के दरबार में आए थे। अर्थात हमको यहाँ पर ये पता चल चुका है कि ये जो तीनों हैं ये कृष्ण देवराय के दरबार में आए थे, परंतु भटकल में कारखाना खोलने के लिए लुई फादर को जो है पुर्तगाली गवर्नर ने इसको यहाँ पर भेजा था। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। यदि आपको एक एक पॉइंट पता है तभी आप आरओ एग्जाम को निकाल पाओगे भाई। अच्छे से कड़ी मेहनत कीजिएगा। प्रश्न नंबर 25। ध्वनि के विषय में निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंग का आयाम कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। श्रवणीय रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है। असत्य यहाँ पर है ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगे तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगे कंपन जो करती हैं वो समांतर कंपन करती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे के जो कण होते हैं वो लंबवत कंपन करते हैं। और ध्वनि तरंगे बहुत पूछा जाता है कि निर्वात में जो कंपन नहीं करती है और इनको कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल की आवश्यकता होती है। सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। मिलान संबंधी यह प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। उद्गम क्षेत्र दिए गए हैं और सूची सेकंड में नदी दी गई है। बरमगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो कावेरी का होता है। फर्स्ट का ए का जो फर्स्ट आएगा, ए का फर्स्ट लिख लीजिए। ए का फर्स्ट तो केवल ऑप्शन बी में ही है, तो बी ही राइट आंसर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई। अब आप देखिए बेरी नाग सीता झरना जो कि झेलम, महाबलेश्वर कृष्णा नदी आएगा। छोटा नागपुर पठार से सुसवर्ण रेखा, तो डी का 4 आएगा। बी ही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं भाई नेक्स्ट। 27वां प्रश्न है ये। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तरी पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? यहाँ पर देखना है कि उत्तरी पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन कौन सा पॉइंट जो कर रहा है। चारों को देख लीजिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने आपको, यदि आप कंटिन्यू क्लास वॉच करते हो हमारी, तो ये प्रश्न मैंने आपको कराया था कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण। देखिए जरा यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इंडिया क्लाइमेट रीजन अकॉर्डिंग टू कोपेन स्कीम के तहत भारत में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए इसने जो है ABCDEF, इसने जो है ABCDEF के हिसाब से जलवायु को परिवर्तित किया था। तो CWG प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। ये देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस प्रकार यहाँ होते हुए पूर्वोत्तर राज्य में चले जाएंगे। तो CW प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। जी का मतलब भी आपको मैंने बताया था, कहा था गंगा का मैदान।
तो गंगा का मैदान वाले एरिया में CW प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। CW प्रकार की जलवायु वहाँ होती है जहाँ पर उतनी ही सर्दी देखने को मिलती है और उतनी ही मात्रा में गर्मी देखने को मिलती है। तो इसलिए इसको याद रखना है। और याद कीजिए, मैंने आपको ये भी बताया था, यदि प्रश्न ये बन जाए कि उत्तर प्रदेश वह बिहार राज्य में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, तो आपको आंसर लगाना है कि CWG प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। इसीलिए तो प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए CWG प्रकार की जलवायु में उत्तर प्रदेश भी शामिल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आएगा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आएगा, मध्य प्रदेश पूर्वी हिस्सा कुछ आएगा, और ये यहाँ पर बिहार आएगा। यहाँ पर चले जाइए ऐसे पूर्वोत्तर के राज्य आएंगे। ठीक है भाई, तो अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर को देखिए, नहीं लद्दाख को देखिए और जम्मू कश्मीर को देखिए, यहाँ पर ई प्रकार की जलवायु देखने को मिल जाती है। चलिए, और भी आप अच्छे से देख सकते हो उसको, यहाँ पर देख सकते हो, ये तमिलनाडु का एरिया है, आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर AS प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। भाई, एग्ज़ाम निकालने के लिए अच्छे से अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के हम एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। तो यहाँ डी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 28 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ही सुमिलित है? नीति मध्य प्रदेश दिया गया है, अगिल दर्रा लद्दाख दिया गया है, माना हिमाचल प्रदेश दिया गया है और दीपू लद्दाख दिया गया है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, अगिल दर्रा इम्पोर्टेंट है, ये लद्दाख में अवस्थित है ये। जबकि नीति और माना कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। और दीपू ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। ये एक अच्छा पॉइंट है, अगिल दर्रा जरूर याद रखेंगे कि ये लद्दाख राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर वो देखना है। तो यहाँ पर दिया गया है कत्था उद्योग बरेली, बांसुर उद्योग पीलीभीत, ब्लैक पोट्री उद्योग सोनभद्र जिला दिया गया है और पेंटिंग्स उद्योग मथुरा दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, ब्लैक पोट्री उद्योग के लिए आएगा आजमगढ़ जो है जिला आएगा। कत्था बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत और पेंटिंग्स उद्योग मथुरा। चलिए, प्रश्न नंबर लगाते हैं 30। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में देखना, यहाँ पर लखीमपुर खीरी दिया गया है, सोनभद्र, हापुड़, वाराणसी। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी को यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद में कौन सा जिला आएगा? सोनभद्र आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो चुका है। फिर उसके बाद में आएगा वाराणसी, फिर आएगा हापुड़। हापुड़ क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। फर्स्ट जिला आपका है लखीमपुर खीरी और सेकंड जिला आपका सोनभद्र है क्षेत्रफल में। प्रश्न नंबर लगाते हैं 31। यहाँ पर ये रीजनिंग का प्रश्न शामिल किया गया है, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, आसान है। ए का अर्थ जो प्लस दिया गया है और बी का माइनस और सी का गुना और डी का अर्थ जो है भाग दिया गया है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। डी का अर्थ क्या दिया गया है? भाग दिया गया है, तो यहाँ पर भाग लिख लीजिए। ए का अर्थ दिया गया है प्लस, यहाँ पर प्लस लिख लीजिए। सी का दिया गया है गुना, तो गुना लिख लीजिए। बी का दिया गया है आपको माइनस, तो माइनस लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं? गुना करते हैं, भाग करते हैं? भाग करते हैं। तो आप यहाँ पर 24 को 8 से भाग कर दीजिए। तो इतने को भाग करने पर क्या आएगा? 3 आएगा। उसके बाद में गुना कर दीजिए, 12 की गुना आप 4 में कर दीजिए, यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। तो 12 चौक 48 जो है हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर दीजिए 6। फिर आप जोड़िए, 48 में से 6 घटाने पर कितना आएगा? 42। और 42 में आप जो है 3 को ऐड कर दीजिए, सीधा आ जाएगा आपका 45। तो ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ को भी भाई कवर करना है। आप जानते हो रीजनिंग के 6 प्रश्न आए थे और मैथ के भी 6 आए थे, 12 प्रश्न आए थे। तो परीक्षा में 12 आ जाते हैं, 14 आ जाते हैं, यही जो है रहता है पैटर्न में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या होगी? बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है ये। तो यहाँ पर जो इसको भाई हम ट्रिक से करेंगे, थोड़ा याद रखेंगे आप। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, n² 5। n जो है यहाँ पर देख लेना है, ऐसे देखेंगे n को 1 2 3 4, यानी कि n का जो है नंबर टोटल हो जाता है 4। तो 4 को रख देंगे n की जगह पर।
तो जैसे 4 को रखेंगे इनकी जगह पर, इसको हल कर लेंगे। तो 16 और 5 लेस कर दीजिए, कितना आएगा? 11 आएगा ना। तो 11 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यूनतम पूछा गया ना, तो न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या जो है 11 होगी। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। यदि त्रिभुजों की संख्या पूछ ली जाए तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 2n² - 5। इसको याद कर लीजिए, बस n के स्थान पर 4 रख दीजिएगा। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 में से 5 जाएंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों कंडीशन इसकी आपको बता दी है। यदि परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो आराम से आप कवर कर जाओगे। प्रश्न नंबर 33 है, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीदकर उसे 25% लाभ पर बेच दिया है, तो खरीदा है उसने 60 रुपये में, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 60 रुपये है और प्रॉफिट उसने लिया है 25% का। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का आपको सेलिंग प्राइस जो है बताना है। तो सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। तो 60 रुपये यहाँ सीधा से लिख लीजिए। 25% का जो है प्रॉफिट किया है, तो 125/100 कर दीजिए। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से कटिंग लगा लीजिए 60 की, तो कितना आएगा? 4 पंजे 20 हो जाएगा। 4 ही कम 4, 4 पंजे 20, 5 में करेंगे कितना आएगा? 75। तो 75 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आसान था। प्रश्न नंबर 34 है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 243 H के अनुसार, या फिर I के अनुसार, या J के अनुसार, या K के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 I के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा स्थापित किया गया। CCPA उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। यह भ्रामक विज्ञापनों के लिए निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और समर्थनकर्ताओं पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है तथा इसके बाद उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपने देखा भी होगा कुछ प्रश्न जो है ऐसे ही पूछ लिए गए थे पुराने, कि स्थापना 2018 में की गई है, कब की गई है, ऐसे प्रश्न आए थे। पेपर को मैं बहुत बारीकी से देखता रहता हूँ भाई। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड वाला कथन यहाँ सही है, थर्ड वाला कथन सही नहीं है। तो याद रखेंगे, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा इसको पारित किया गया था और यह भ्रामक विज्ञापनों के लिए निर्माताओं और समर्थनकर्ताओं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना नहीं, 10 लाख रुपये का जुर्माना तक लगा सकता है ऐसा उल्लंघन करने पर। यानी कि भ्रामक विज्ञापन आप प्रस्तुत करोगे तो 10 लाख का जुर्माना लगा सकता है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी त्रुटि दी गई थी, ये लिखा गया था 1 लाख रुपये, ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा प्रश्न था। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ सही था, ऑप्शन ए विकल्प सही था। प्रश्न नंबर 36 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में योजनाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में प्रारंभ वर्ष दिया गया है योजनाएं। तो आंसर आप झट से लगा दीजिए इसका। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन है यहाँ पर झट से चुन लिया उनका सही है। कुछ भी ना पता हो इसमें, ये वाली स्कीम तो हमको पता ही है कि मिशन इंद्रधनुष को प्रारंभ किया गया था 2014 में और सी का 1 केवल ऑप्शन ए में ही है। ये प्रश्न झट से सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा में सही कर दिया होगा करीबन, क्योंकि ये प्रश्न मैंने केवल प्रश्न पत्र से ही लिया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको याद ना करें, याद करना पड़ेगा भाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसका सन पूछा जा सकता है। तो इसको प्रारंभ किया गया था 2020 में। और मुस्कान स्कीम, इसको प्रारंभ किया था 2021 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रारंभ किया गया था 2018 में। अब याद कैसे रखें, ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर सन याद ही नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, तो प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए जो योजना चलाते हैं वो 2020 करके चलाते हैं, ताकि 2020 का ही लाभ हो सके। इस तरीके से योजनाओं को सेट करते हैं प्रधानमंत्री जी। अब देखिए 2020 ही सही, लाभ तो कुछ मिला है,
तो इससे क्या हुआ, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो 1 साल बाद आई है, 2021 में ये मुस्कान हमारे चेहरे पर आ गई है। तो इस तरीके थोड़ा सा रिलेट रखिए भाई, याद रह जाएगा जब परीक्षा में प्रश्न आएगा। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 2018 में जो इसको प्रारंभ किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 37 है, हाल ही में कमला पुजारी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता थी वे, या जैविक खेती संबंधन का, या फिर लोक कला से, या संगीत से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर है, जैविक खेती से इनका संबंध था। इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 38 है, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। भैया देखिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा भाई, और जो भी आपको उचित क्लास दे उसकी क्लास को आपको पूरा वॉच करना चाहिए, तभी जा करके सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर देख लीजिए 38, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजाता मंडल को, विनय क्वात्रा को, विक्रम मिश्री को, विजय गोखले को? तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, विक्रम मिश्री को जो है नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इस क्लास में हमने 38 प्रश्नों को जो है कवर कर लिया है। इसी तरह की क्लासें आपको उपलब्ध होती रहेंगी, तो इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। काफ़ी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप भी सब्सक्राइब करें। और क्लास को जो है जब भी क्लास आए तो उसको पूरा वॉच करने की पूरी कोशिश आपको करनी है, ठीक है? क्योंकि पूरी क्लास में हम अच्छे लेवल के प्रश्नों को लाते हैं। उचित जानकारी तभी क्लियर हो पाएगी जब आप पूरी क्लास को जो है वॉच करोगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।